नमस्कार साथियों, क्या आप भी लगातार अटेम्प्ट से अब परेशान हो चुके हैं? आप भी कई कोशिश कर चुके हैं लेकिन अब तक आपको वो अचीव नहीं हुआ जिसका सपना लेकर आप चल रहे हैं, या आप फर्स्ट टाइमर हैं और चाहते हैं कि पहली बार में ही हम ये अचीव कर लें। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जेआरएफ क्रैक करने की। यूजीसी के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम में जो सबसे टफेस्ट पार्ट है वो है टू बी जेआरएफ ना, जेआरएफ होना सबका सपना है। सब सोचते हैं कि इस बार में, एक बार में जेआरएफ हो जाए। तो अगर आप भी इन सब समस्याओं को लेकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज एक कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कंप्लीट स्ट्रैटेजी हाउ टू क्रैक जेआरएफ इन 90 डेज प्रिपरेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम सफलता सिर्फ इसलिए दूर रह जाते हैं क्योंकि हमारी प्लानिंग सही नहीं होती। हमारी प्रिपरेशन तो होती है, हम खूब तैयारी करते हैं, बट वो प्रिपरेशन ट्रैक पर नहीं होती। हम कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज के सेशन में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि क्या वो स्ट्रैटेजी होगी जिसको फॉलो करने से आने वाले 90 डेज में आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे कि इस बार जेआरएफ होकर ही रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी और क्या आपको करना है। लेकिन उसके पहले वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस एनालाइज करना है ना। यू मस्ट हैव टू एनालाइज योर सिलेबस। क्या पूछा जा रहा है, क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है हमको। कई बार ऐसा होता है हम पढ़ने लगते हैं, जो मिलता है कंटेंट पढ़ने लगते हैं, हम ये ध्यान ही नहीं देते कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हर चीज हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हर चीज पढ़ने के लिए दी नहीं गई है। हर चीज पे समय नहीं गंवा सकते क्योंकि हर चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले सिलेबस यानी कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और किन टॉपिक्स पर आप कॉन्फिडेंट है वो भी ध्यान रखिए। देखिए, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जिसमें आप पूरी तरीके से डाउटफुल हो, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग है उनकी एक लिस्ट बनाइए, कौन से टॉपिक आपके वीक है उनकी लिस्ट बनाइए, ताकि टाइम डिवाइड हो सके किस पर कितना समय देना है। जो वीक है उन पे ज्यादा समय देना पड़ेगा, बट ऑब्वियस है, और जो स्ट्रांग है उन पे थोड़ा सा समय उनका हम चुरा के वीक वाले में दे देंगे, तब भी हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले सिलेबस एनालाइज करिए, सिलेबस समझिए क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले सिलेबस एनालाइज किया, स्ट्रांग पॉइंट वीक पॉइंट दोनों हमने डिसाइड कर लिया, हमारी अच्छाई हमको पता लग गई, हमारी कमियां हमको पता लग गई, हमारा मजबूत पक्ष हमको पता लग गया, हमारा कमजोर पक्ष हमको पता लग गया, ठीक है ना। दोनों हमने एनालाइज कर लिया। अब हम तैयार हैं आगे के स्टेप के लिए। आगे के स्टेप में चलेंगे तो फिर क्या करना है हमको? अब दूसरा स्टेप है रिसोर्सेज ना। रिसोर्सेज आपको इकट्ठा करना है। अब रिसोर्सेज के लिए आप बुक्स ले, कोर्स ले, कोचिंग ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बुक्स आपको पढ़नी है तो कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से कंटेंट है जो यूजीसी प्रेफर करता है। जैसे यूजीसी हर बुक को प्रेफर भी नहीं करता है। ऐसा नहीं कोई बुक उठा के पढ़ लेंगे उसके कंटेंट यूजीसी मान लेगा। जब कभी भी क्वेश्चन फंसता है, आप आपत्ति लगाते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो यूजीसी कहता है भैया इन इन बुक्स को हम मानेंगे, बाकी सबको नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो राइट रिसोर्सेज, अगर आपके पास ये नहीं है कि हम रिसोर्सेज कैसे सिलेक्ट करें, तो आपको गाइडेंस लेना होता है, तो आप उसके लिए कोचिंग की तरफ जाते हैं ना। जैसे केजीएस में आप लोग पढ़ते हैं तो इसीलिए तो आप आते हैं ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल सके, ठीक है ना, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल सके, ठीक है ना। तो गाइडेंस लीजिए, लेकिन रिसोर्सेज आप जरूर प्रिपेयर करिए, ठीक है ना। रिसोर्सेज आप जरूर बनाइए। अब रिसोर्सेज में क्या करना, हर तरीके के नोट्स नहीं उठा लेना है। कहीं से कुछ कोई कह रहा है ये पढ़ डालो, लाओ ये पढ़ डालो, अरे लाओ, सब नहीं इकट्ठा करना है। किताबें और दोस्त कम होने चाहिए लेकिन लाजवाब होने चाहिए। जितने कम उतना ही कंफ्यूजन कम, लेकिन वो लाजवाब होने चाहिए कि कहीं भी काम आ जाए ना। तो जो भी आप रिसोर्सेज रखिए वो एक्यूरेट और ऑथेंटिक रखिए। एक्यूरेट और ऑथेंटिक रहेगा तभी आप अपनी तैयारी में बेहतर कर पाएंगे। कोई भी कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा नहीं करना, आलमारी नहीं भर लेनी है कि मैं इतनी किताबें पढ़ता हूं, ये दिखाने का विषय नहीं है। ये एग्जाम में प्रूव हो जाएगा आप कितना पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए राइट रिसोर्सेज, एक्यूरेट रिसोर्सेज, ऑथेंटिक रिसोर्सेज इकट्ठा करिए और उसको पढ़िए। कुछ भी पढ़ने की आदत छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा फिर आपको वही, चूंकि आपके पास 90 डेज है तो 90 डेज का कंप्लीट प्लान बनाइए। एक टाइम टेबल इकट्ठा कर लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए। अच्छा, टाइम टेबल हर पर्सन का
अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ तो मेरे लिए टाइम टेबल अलग है, कोई सुबह 8 बजे उठता है, मतलब वो रात को 2 बजे भी सोता होगा, तो उसके लिए टाइम टेबल अलग है। कोई दिन में कहीं जॉब में फंसा है, घर के काम में फंसा है, किसी और जिम्मेदारी में फंसा है, उसके लिए टाइम टेबल अलग होगा। कोई एकदम फ्री है, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए टाइम टेबल अलग होगा। तो टाइम टेबल आपकी सुविधा के अनुसार होना चाहिए। लेकिन अब सुविधा का मतलब ये नहीं कि सर हमको दिन में पढ़ने का मन ही नहीं करता, चलिए अब आप कह रहे हैं तो हम 1 घंटे का समय निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए। नहीं, सुविधा का मतलब जब आप फ्री हो, जब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो। अब जिम्मेदारियों में उन्हीं जिम्मेदारियों की बात मैं कर रहा हूं जिनको निभाना जरूरी है। अब ये नहीं कि सर मोबाइल भी तो चलाना जरूरी है, सोशल मीडिया पे लोग हैं उनसे जुड़ना जरूरी है, नहीं, जरूरी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग आपसे जुड़े हैं वो सिर्फ माया है, वो भ्रम जाल है। वर्चुअल दुनिया में जुड़े हुए लोग कभी भी रियल दुनिया में नहीं आ रहे हैं, तो आप उससे दूरी बना सकते हैं, ठीक है ना। हर वो चीज जो आपका सिर्फ टाइम कंज्यूम कर रही है लेकिन आपका आउटकम जो आउटपुट जो है वो जीरो है, उससे दूरी बना लीजिए ना। व्हाइट एलिफेंट मत पालिए। व्हाइट एलिफेंट पालने की जरूरत, स्टूडेंट लाइफ में व्हाइट एलिफेंट पालने की जरूरत नहीं है कि जो चीजें सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम कर रही हो उनको अपने जीवन से तुरंत बाहर करिए। अब जो जरूरी काम है उनको कर लिया, अब बीच में जो समय बचा उसका उपयोग करेंगे, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएंगे। अब जैसे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, खास करके जो महिलाएं हैं ना, जो लड़कियां पढ़ रही हैं, वो घर के कामकाज में व्यस्त है। वो उनकी शिकायत होती है कि सर हम कैसे पढ़ें, हमको तो लगातार सुबह शाम तक काम होता है। ठीक है, तो आप काम तो करेंगे ही, जिम्मेदारी आपके, आप उससे भाग नहीं पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने जिम्मेदारी उठा रखी है। ये तो बहुत बड़ा खैर ब्लेसिंग है परिवार के लिए, कितने जिम्मेदार लोग उस परिवार में हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम अपना करियर भी बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, काम के दौरान भी पढ़ाई हो सकती है। सपोज मान लीजिए मैं किसी ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो भोजन बना रहा है, तो भोजन बनाते समय हम कई बार क्या करते हैं, ऐसे मोबाइल रख लिया, उस पर कुछ वीडियो देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, उसकी जगह हम क्या करें, अपना क्लास का वीडियो ऑन कर लें। कुछ नहीं हो रहा, कान में ईयरफोन लगाए, नहीं भी लगा पाए तो सामने है, आवाज जा रही है ना, मतलब हम अपने समय का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर उपयोग कर रहे हैं। ये ठीक है कि अगर हम टेबल पे बैठ के पढ़ते तो वो कंटेंट हमको ज्यादा बेहतर प्रिपेयर होता, लेकिन इस पे पढ़ रहे हैं ऐसे किचन में काम करते हुए या कोई और काम करते हुए, तो वो 20% ही प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन 20% हो तो रहा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो तैयार हो रहा है और आपकी मानसिकता भी तो बन रही है, आप उसी के बारे में लगातार सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे कंटेंट देखना शुरू कर देंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो दूसरे कंटेंट की तरफ चला जाएगा। इसलिए जो भी समय पाइए उसका पूरा उपयोग करिए और टाइम टेबल उसी हिसाब से बनाइए। अब अगर 90 डेज का टाइम टेबल बना रहे हैं आप, तो कोशिश करिए कि उसका 100% यूटिलाइजेशन हो, 100 का 100% आप उसको यूज करें। ये नहीं टाइम टेबल बना दिया बाकी देखा जाएगा। मैंने फिर कहा टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए सुबह 5 बजे ही उठना है, आप जितने बजे भी सो के उठते हैं वहां से आपका टाइम शुरू होता है। लेकिन जब आप सो के उठ गए तो फिर अब जब तक आप नहीं सोएंगे तब तक के समय का पूरा उपयोग आपको करना है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, 60 डेज का तो आप कंप्लीट प्लान बनाइए कि 60 डेज सिर्फ स्टडी होगी, लेकिन लास्ट के 30 डेज क्या होंगे, लास्ट के 30 डेज आपके रिवीजन और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आप एग्जाम में फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप एक ट्रैक पर अपनी तैयारी लेकर आए। लेकिन इन 60 डेज में आप कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिए, तब तो 30 डेज में प्रैक्टिस आपकी होगी। अच्छा, प्रैक्टिस के दौरान कई बार पता लगता है कि ये पॉइंट अभी भी वीक रह गया है, तो आप उसका रिवीजन भी करते रहते हैं ना, उसको री प्रिपेयर भी करते रहते हैं, इसलिए मैंने रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दिया। तो अपने टाइम, अपनी नीड के अनुसार टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करना शुरू करिए। आज ही बनाइए, कल नहीं बनाएंगे, आज बनाइए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। आपका जो भी सब्जेक्ट है, सबका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, एक आपका कॉमन पेपर है फर्स्ट पेपर, फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, दोनों का आपको उठाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको क्या देता है, हमको बताता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे नेचर के क्वेश्चन आते हैं। तैयारी दूसरी चीज है, कंटेंट दूसरी चीज है, उस कंटेंट से प्रश्न कैसे बनेंगे ये दूसरी चीज है। तो वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है ना। इससे आपको एक चीज और पता लगती है, डिफिकल्टी लेवल, हर सेक्शन में कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने इजी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कैसे क्वेश्चन है या कैसा कंटेंट है जो रिपीट होता है जरूर, तो हमको आइडिया लग जाता है कि यार ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं, तो इनको ज्यादा प्रिपेयर कर लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।
तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करना है, ये अपनी तैयारी में एक पॉइंट आपको ऐड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। ठीक, इसके अलावा क्या करेंगे, जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे ऐसा नहीं करना कि टॉपिक पढ़ लिया काम समाप्त, नहीं, टॉपिक पढ़ लिया काम समाप्त कभी नहीं होता। टॉपिक पढ़ लिया तो अब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपके पास मान लीजिए बुक नहीं है, आपके पास क्वेश्चन नहीं, अब तो आपके पास 500 ऑप्शन है। आप गूगल पे गए, आपने टाइप कर दिया ये टॉपिक है, इसके मुझे 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस दे दीजिए विद आंसर, आंसर भी दे देता है ताकि आप बाद में मैच करा लें। चैट जीपीटी के फ्री वर्जन उस पर जाके आप करिए तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर डालेंगे तो भी क्वेश्चन वहां मिल जाएगा। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर करिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करता है कि ये टॉपिक हमने बना लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, इस टॉपिक के हमने सारे क्वेश्चन भी कर लिए, इसका मतलब ये टॉपिक हमारा प्रिपेयर हो गया, ये टॉपिक हमारा तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये जरूर करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर करेंगे, टॉपिक पढ़ने के बाद, पढ़ने के पहले नहीं, टॉपिक पढ़ने के बाद। फिर क्या करेंगे हम लोग भाई, अब उसके बाद आ गए, अच्छा होता क्या है कई बार, जैसे हम मान लीजिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम मॉक लगा रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, हमारे 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, दिमाग अरे हटाओ यार सब गड़बड़ हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा हमारा। नहीं, गलतियां सबसे होती, जो इंसान गलती नहीं कर रहा है इसका मतलब जान लीजिए वो जड़ हो चुका है, अब वो कुछ भी सीख नहीं रहा है। रिपीटिशन ऑफ मिस्टेक्स आर बैड बट डूइंग मिस्टेक्स आर गुड थिंग, इट इज साइन ऑफ लर्निंग। ये बताता है कि आप सीख रहे हैं, लेकिन एक ही गलती को बार बार कर रहे हैं तब इसका मतलब आप लापरवाह हो चुके हैं। तो गलती करना बुरी बात नहीं, गलतियों को दोहराना बुरी बात है। आप करेंगे क्या, अब आप जैसे गलती कर दी, आप मिस्टेक कर दिए, क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप उसको क्या करिए, इवैल्यूएट करिए, देखिए पहले क्वेश्चन क्या गलत हुआ, फिर इवैल्यूएट करिए कि किस टॉपिक से था जो मैं मिस कर रहा हूं, इसका मतलब कौन सा पॉइंट है जो मिस हो रहा है। वहां पहुंचे और उसको तुरंत क्या किए, चैप्टर खोला और तुरंत उसको पढ़ा और गलती सुधार ली, रेक्टिफाई कर लिया। ये साइकिल चलती रहनी चाहिए, गलती हो तो गलती तुरंत पहचानिए, किस टॉपिक से है इवैल्यूएट करिए, क्यों आपको नहीं तैयार हुआ उसको इवैल्यूएट करिए, फिर उसको रेक्टिफाई करिए और फिर नई गलती की तरफ चले जाइए। ये साइकिल अगर आपकी चलती रहेगी तो आप सीखना कभी बंद नहीं करेंगे, आपकी लर्निंग होती रहेगी और प्रॉपर वे में होती रहेगी। इसलिए ध्यान रखिए, गलती गलत नहीं है, गलती दोहराना गलत है, और जब आप इस प्रक्रिया में चले जाएंगे तो कोई भी गलती आपको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार में उसको सुधार के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कोशिश आपको जरूर 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 करनी, ठीक है ना। अब इसके अलावा कई बार होता है कि हम कहते हैं सर लगातार हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते 1-8 घंटे के बाद तो ऐसा लगता है सब कुछ पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आपकी साइकोलॉजी भी कहती है कि भाई लगातार आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, इवन साइकोलॉजी कहती है 45 मिनट के बाद आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब आपने उसको जो कंटेंट दिया उसको वो डाइजेस्ट करना चाहता है, पचाना चाहता है, तो वो कहता है कि मुझे 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट दे दीजिए। तो ये काम जरूर करिए, 45 मिनट पढ़िए और 15 मिनट का एक रेस्ट जरूर ले लीजिए। 45 मिनट पढ़िए, 15 मिनट का रेस्ट जरूर लीजिए। 15 मिनट का रेस्ट आपको क्या करता है, री एनर्जाइज करता है, और आपका माइंड उस समय क्या कर रहा होता है, आपने जो 45 मिनट पढ़ा उसको वो एडजस्ट कर रहा होता है कि मैं इसको स्टोर करके रख लूं ताकि कल को इसको जरूरत पड़े तो मैं इसको याद दिला सकूं, ठीक है ना। ये जरूर याद रखें, 45 मिनट 15 मिनट, 45 मिनट 15 मिनट, 15 मिनट का रेस्ट जरूरी है। किसी को दिखाने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं 5 घंटे लगातार पढ़ा, मैं 8 घंटे लगातार पढ़ा, आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, और एग्जाम क्रैक करने के लिए जो भी साइकोलॉजी एग्जाम की है, जो भी साइकोलॉजी प्रिपरेशन की है वो फॉलो करिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, मैं 5 घंटे टेबल और चेयर से उठा ही नहीं, ये नहीं करना है। 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, 1 कप चाय पी लीजिए, नहीं कुछ है तो आप कुछ नहीं, नेचर को देख रहे हैं, गाना गुनगुना लीजिए, कुछ भी करिए जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले माइंड को, वो काम। नहीं कुछ है तो आंख बंद करके ऐसे बैठ गए, ठीक है ना, सो मत जाइएगा। ये काम आपको जरूर करना अपने माइंड को रिलैक्सेशन देने के लिए। फिर उसके बाद अगले 45 मिनट के लग जाइए। आज आप करके ये देखिए आज आप जो पढ़ेंगे, अगर आप 5 घंटे के दौरान ये प्रक्रिया फॉलो करते तो आप देखते हैं आज जो 5 घंटे पढ़ेंगे सब आपका प्रिपेयर हो जाएगा। करके देखिए, जरूर फायदा होगा। इसके बाद क्या करना है, अब आपने जब इतनी चीजें बना ली तो अब क्या करना है, इसको फॉलो करना है। क्या, एक टाइम टेबल बना लिया, एक सुटेबल टाइम टेबल बना लिया। अब इसके बाद जो आपके स्टडी नोट्स हैं या जो भी आपके कंटेंट है उसको पढ़ना शुरू किया, और फिर उसको डेली रिवाइज करना शुरू किया और प्रैक्टिस करना शुरू किया। अगर आप ये कर लेंगे, विश्वास मानिए 90 डेज मोर देन एनफ आपके लिए लगेगा, 90 डेज मोर देन एनफ लगेगा। और अभी दिसंबर में अगर आपका एग्जाम होगा तो 90 डेज की प्रिपरेशन का, इस प्लान को फॉलो करने का पूरा समय आपके पास है।
बशर्ते आज से लगना होगा, आज टाइम टेबल बना लेना हो, और आज ही बनाना, कल बनाएंगे ये नहीं कहना ना, इसकी उम्मीद मैं आपसे नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में। आज ही टाइम टेबल बनाइए, आज ही उसको फॉलो करने का संकल्प लीजिए और फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप यकीन मानिए आप निश्चित सफल होंगे। जब आपकी सफलता हो जाएगी, आप मुझसे मिलेंगे, तो आप ये जरूर कहेंगे कि हाँ हमने स्ट्रैटेजी फॉलो की और हमको सफलता मिल गई, जेआरएफ हमारा क्रैक हो गया। ठीक है ना, करिएगा जरूर। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा और आपको लगा कि वास्तव में मैंने आपको कोई फ्रूटफुल जानकारी दी है, तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं।